नमस्कार। वर्णिका में एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा पसंदीदा कार्यक्रम शब्दों की सत्ता। यह बड़ा दिलचस्प है कि इस बार किसी दलित और पिछड़ा ने नहीं बल्कि एक क्षत्रिय और एक ब्राह्मण नेता ने ब्राह्मणवाद पर और सामंतवाद पर प्रहार किया है। हम बात कर रहे हैं राजद के राज्यसभा सांसद मनोज झा और बाहुबली कहे जाने वाले नेता आनंद मोहन की। आनंद मोहन ने ओम प्रकाश वाल्मीकि की कविता का वाचन जो मनोज झा ने किया था सदन में, उसको ठाकुर विवाद में घसीट लिया और उसे राजपूत जाति क्षत्रिय जाति से जोड़कर हलचल मचा दी है। आज हमारे साथ एक मेहमान है, उनका नाम है अनिल चंद्र झा। अनिल चंद्र झा सामाजिक कार्यकर्ता हैं और स्वतंत्र लेखक हैं। जिस कविता को लेकर सियासी तूफान मचा है, आज उसी पर हम बात करेंगे। तो स्वागत है अनिल आपका वर्णिका चैनल पर। आपकी इस तमाम मुद्दों पर क्या आपकी राय है? नमस्कार। मेरी राय ये है कि आनंद मोहन जी वाल्मीकि ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की जो कविता है उसको जिस संदर्भ में अभी उन्होंने रखा है वो कहीं न कहीं ये लगता है कि एक कवि के रूप में, क्योंकि आप जानते हैं कि उन्होंने पिछले कई साल जेल में काटे हैं और उस दौरान उन्होंने काफ़ी कुछ रचना कर्म किया है। उनका एक बहुत महत्वपूर्ण कविता संग्रह है कैद में आज़ाद कलम, और इसके अलावा उन्होंने कैद में आज़ाद कलम राजकमल प्रकाशन ने छापा था जी। 26 कविताएं हैं उसमें जी। आजादवाद पर प्रहार है, आवाम की का दर्द है, और भी साहित्यिक रचना उन्होंने की है। जो बचपन से 55 आत्मकथा है, तेरी मेरी कहानी कहानी संग्रह है। तो एक बाहुबली नेता जब एक लेखक में बदलता है तो कम से कम कविता का मर्म भाव समझना चाहिए। बिल्कुल, और इसी से एक निराशा हुई है कि जब ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ये कविता लिख रहे थे तो उस समय ठाकुर के रूप में समाज में उनको उन्होंने चित्रित किया था कि जो सारे संसाधनों पर जिनका कब्जा था और जो लोग ऐसे थे कि जो उन संसाधनों पर किसी और को किसी भी तरह का सहयोग नहीं देना चाहते थे, तो उन्होंने उस जिंदगी को जिया था, भोगा था। आनंद मोहन सिंह जी एक राजनेता भी हैं और संजोग से एक कवि भी हैं, और ये कम से कम उनसे ये एक उम्मीद करनी चाहिए थी कि जब वो इस कविता को अपने विमर्श के बीच में लाए हैं तो उसकी संजीदगी से उस पर बात करते। ये एक नए विषय को लेकर उन्होंने उस मुद्दे को उठाया है। मुझे लगता है कि वो इस कविता पर जितनी व्यापक विमर्श हो सकती थी उसका एक अच्छा मौका उन्होंने गंवाया है, क्योंकि उन्होंने जो बात कही है इस कविता के माध्यम से वो कविता का मर्म नहीं था। कविता में जो बात कही गई है वो सीधा इतना ही था कि हम एक कवि के रूप में उन सभी चीज़ों को जो महसूस करते हैं, जो सामाजिक विषमताएं हैं, जो सामाजिक भेदभाव है, उसको लेकर हम अपनी बात रखते हैं। और जब आप खुद एक कवि होते हैं तो फिर उसी गहराई से चिंतन की उसी स्थिति में आप चीज़ों को देखते हैं। तो मुझे लगता है कि एक चर्चा ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की कविता की हुई है, लेकिन शायद ये एक बेहतर संदर्भ में होती तो ज़्यादा बढ़िया। देखिए, ये एक ऐसा सवाल है कि हर एक आदमी जो चिंतनशील होता है, शिक्षित होता है, उसके मन में ये एक भावना जरूर होती है कि हम बहुत व्यापक तरीके से सोचें, समाज के जो पिछड़े लोग हैं, कमज़ोर लोग हैं, वंचित लोग हैं, उनके साथ खड़े रहें, और ये रूपांतरण आंतरिक तौर पे चलता रहता है। तो कई बार आपने देखा होगा कि कई लोग जाति के आधार पर जन्मना कोई और जाति के थे, लेकिन अपनी पूरी रचना धर्मिता उन्होंने पिछड़े और कमज़ोर लोगों के लिए रखा। तो एक प्रक्रिया होती है। राहुल सांकृत्यायन हो गए, नागार्जुन हो गए, बिल्कुल बहुत सारे आप ऐसे कवि और लेखकों का नाम रख सकते हैं जिन्होंने जन्म तो किसी और जाति में ली, जिसे परंपरागत तौर पर एक शोषक जाति के रूप में माना जाता था, लेकिन उन्होंने अपनी प्रतिबद्धता कमजोर और दलित लोगों के साथ दिखाई। तो एक तरह का रूपांतरण होता है। अच्छा, यहाँ एक अपने दर्शकों को एक जानकारी देना चाहते हैं कि ठाकुर का कुआं जो कविता ओम प्रकाश वाल्मीकि ने लिखी, वो
80 के दशक में लिखी थी। उसके पहले प्रेमचंद एक कहानी ठाकुर का कुआं नाम से एक कहानी उन्होंने लिखी थी। दोनों का संदर्भ एक ही था, वो सामंतवाद पर प्रहार करना उनका उद्देश्य वही था, और दोनों यूपी से ही हैं। और यहाँ आनंद मोहन और मनोज झा ये भी दोनों एक ही जिले से हैं, सहरसा से हैं। जी बिल्कुल। तो खैर, मनोज झा ने ओम प्रकाश वाल्मीकि की कविता का पाठ राज्यसभा सदन में किया था। हम आज वो मनोज झा को नहीं सुनेंगे। मनोज झा के पहले इरफान खान जो फिल्म एक्टर है, जो सिनेमा के कलाकार हैं, उन्होंने भी पाठ किया था। तब किसी ठाकुर ने, किसी आनंद मोहन जैसे लोगों ने उस पर बावेला खड़ा नहीं किया था। लेकिन चूंकि सियासी मसला है, इसमें सियासी लाभ भी देख रहे हैं, इसलिए उन्होंने खड़ा किया। लेकिन एक बड़ा दिलचस्प ये भी है कि जो ओम प्रकाश वाल्मीकि हैं, ओम प्रकाश वाल्मीकि की इस कविता को या ओम प्रकाश वाल्मीकि को इसके पहले लोगों ने जितना नहीं जाना होगा, समझा होगा, उससे अधिक इस विमर्श के बहाने लोग ठाकुर का कुआं और ये आप ठीक कह रहे हैं। ये अच्छी बात है कि एक बार वो कविता जो बिल्कुल आप कह सकते हैं कि युग से परे है और वो सदा रहेगी, क्योंकि ठाकुर एक व्यक्ति के रूप में, एक समुदाय के रूप में हमेशा बदलता रहेगा और कोई न कोई नया ठाकुर होगा जिसे समाज में हम शोषक की भूमिका में देखेंगे। ये मनोज झा और आनंद मोहन को धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने कम से कम इस बहाने दलित विमर्श को काफी ऊंचाई पर पहुंचा दिया है और यह कविता जन जन तक पहुंच गई है। तो चलिए सबसे पहले हम इरफान खान के मुंह से ठाकुर का कुआं कविता सुनते हैं। जी जी जी। चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का। भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजरा खेत का, खेत ठाकुर का। वाह। बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का, हल की मूठ पर हथेली अपनी फसल ठाकुर की। कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलिहान ठाकुर का, गली मोहल्ले ठाकुर के, फिर अपना क्या, गांव, शहर, देश। अभी आप सुन रहे थे इरफान खान को। तो चलिए युवा कहानीकार सुशांत मोहन को सुनते हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि की कविता पर उनकी क्या राय है, वे क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं। ठाकुर का कुआं, हाँ आपने सही सुना। यह प्रेमचंद की कहानी मात्र नहीं, बल्कि ओम प्रकाश वाल्मीकि की एक चर्चित कविता भी है। और यह कविता आजकल चर्चे में। चर्चा का कारण आप सब जानते हैं। राजनीति और कविता की दुनिया अलग है। जब जब राजनीति भटकने लगती है, साहित्य और कविता मार्गदर्शन की भूमिका में होती है। यह कविता भी उसी मार्गदर्शन की भूमिका निभा रही है। लेकिन फिर भी विवाद है। खैर, विवादों का क्या, वह तो होते ही रहता है। देखना यह है कि इस ठाकुर के कुआं में क्या ठाकुर शब्द किसी जाति विशेष के लिए प्रयोग किया गया है या वह प्रतीकात्मक है। तो जवाब स्पष्ट है कि यह ठाकुर शब्द प्रतीकात्मक है। प्रतीक किसका प्रतीक? प्रतीक उसका जो शोषक है, जो पूरी व्यवस्था पे कब्जा बनाए रखा है, जो पूरे संसाधनों पर जिन लोगों का कब्जा है, उसके विरोध में यह कविता खड़ी है। ठाकुर हम सबके अंदर है। किसी भी समाज में ठाकुर का होना स्वाभाविक है। यह एक शांति प्रवृत्ति के लोगों का प्रतीक है ठाकुर। ओम प्रकाश वाल्मीकि की यह कविता काल्पनिक नहीं है, यह अनुभव से निकली हुई कविता है। जो एक दलित बस्ती से निकला हुआ एक गरीब व्यक्ति जब एक आयुध फैक्ट्री में काम करता है और आजीवन वह जाति का दंश झेलता है और इस व्यवस्था को वह समझता है, तब इस समझने में, उसकी समझदारी से, उसके अनुभव से जो कविता निकलती है, वह कविता समाज को आईना दिखाती है। जब जब समाज को आईना दिखाने वाली रचनाएं बाहर आती हैं, सामने आती हैं, तो समाज में एक हलचल पैदा करती है। यही हलचल
उस कविता की प्रासंगिकता है, उस रचना की प्रासंगिकता है। ठाकुर का कुआं अगर आज चर्चे में है तो उसके कारण अलग है, लेकिन यह कविता अत्यंत प्रासंगिक एवं अत्यंत ही उचित है। अभी आप सुन रहे थे सुशांत मोहन जी को। अब हम प्रेमचंद की जो कहानी है ठाकुर का कुआं, उसके बारे में हम अमृतांज इंदिवर से सुनते हैं। अमृतांज इंदिवर हिंदी के शिक्षक हैं, स्वतंत्र लेखक हैं, जो प्रेमचंद की जो कहानी है ठाकुर का कुआं, उसकी छोटी सी समीक्षा की है। तो आइए हम अमृतांज इंदिवर को सुनते हैं। ठाकुर का कुआं। प्रस्तुत कहानी कथा सम्राट प्रेमचंद की कालजयी रचना है, जो 20वीं सदी के पूर्वार्ध तक देश में व्याप्त सामाजिक असमानताओं को प्रतिबिंबित करती है एवं दलित समस्याओं को इस कहानी के माध्यम से उजागर किया है। सबसे बड़ी बात है कि दलित साहित्य में जो अछूतों की स्थिति रही है, यह अछूतों की स्थिति पर पूरी कथा वस्तु केंद्रित है। इसमें मुख्य पात्र गंगी और जोखू एक साथ बैठे हैं। जोखू की तबीयत खराब है। गंगी उसे गंदा पानी पीने के लिए देती है, उसे बदबू आ रही है। जोखू मुंह बिचकाते हुए पीने से इनकार करता है और कहता है कि काश स्वच्छ पानी मिलता तो मैं निरोग हो जाता। गंगी वादा करती है कि इसकी चिंता मत करें, मैं अभी ठाकुर साहब के कुएं पर जाकर पानी की व्यवस्था करती हूँ। लेकिन जोखू इससे इनकार करता है। जोखू को पता है कि ठाकुर के कुएं पर जाने के बाद अछूतों के साथ कैसा दुर्व्यवहार होता है। पूरे गांव में 2 ही कुएं हैं, एक साहू जी के कुएं हैं, दूसरा ठाकुर के कुएं हैं, जहां अछूतों को जाना बिल्कुल मना है। अछूत बिल्कुल नहीं जा सकते। जो संभ्रांत परिवार की महिलाएं हैं वहां पानी भरती हैं। जो संपन्न लोग हैं, जो ऊंची जमात के लोग हैं, ऊंची जाति के लोग हैं, वही पानी भर सकते हैं। फिर भी जोखू की इस दारुण दशा को देखकर गंगी से रहा नहीं जाता। गंगी रात्रि को छुपते छुपाते ठाकुर के कुएं पर जा पहुंचती। ठाकुर के कुएं पर जाने के बाद वह जगत की ओट में छिपकर यह इंतजार करती है कि लोग अपने अपने घर को चले जाएंगे। चारों तरफ बिल्कुल शांति ही शांति होगी, अर्थात ठाकुर साहब अपने शयन कक्ष में चले जाएंगे तो पानी भरने की मैं कोशिश करूंगी। ऐसा ही होता है। ठाकुर साहब अपने लोगों के साथ बातचीत करने के बाद वे अपने शयन कक्ष में चले जाते हैं। इस मौके को देखकर गंगी कुएं में जैसे ही रस्सी डालती है, रस्सी टूट जाती है और बाल्टी गिर जाती है। उसकी आवाज़ इतनी जोर की होती है कि ठाकुर साहब अपने घर से, महल से ही पुकारते हैं, कौन? यह सुनते ही गंगी 9-2-11 हो जाती है। किसी तरह वह जान बचाकर घर आती है और इस दशा को देखती है कि फिर भी जोखू वही उस बीमार अवस्था में मैला और गंदा पानी पीने को विवश है और इस अरमान को वह पूरी नहीं कर पाती। यहाँ उन समस्याओं को प्रेमचंद ने बाखूबी उतारा है, उजागर किया है, जो 20वीं सदी में भारतीय समाज की यह दारुण दशा रही है। यहाँ एक बड़ी समस्या यह भी है कि साहू के कुएं से पानी भरने से यह सबसे बड़ा नुकसान है कि साहू के अगर कुएं से जो भी पानी भरते हैं उन्हें दंड स्वरूप पैसे चुकाने पड़ते हैं, जबकि ठाकुर के कुएं से जो पानी भरते पकड़े जाते हैं उन्हें दंड दिया जाता है, उन्हें सामाजिक सजा दी जाती है। और कहानी का अंत होते होते यह हमें संदेश कहानी दे जाती है
कि एक ही समाज में रहने वाले लोग पानी पीने के लिए विवश हैं और दूसरी तरफ जो पाप करते हैं, रोज़ अपराध करते हैं, वे लोग अपने को ऊंचे समझते हैं। तो अभी आप सुन रहे थे अमृतांजन जिंदीवर को, इसके पहले आपने सुशांत मोहन को सुना है, अनिल चंद्र झा की राय भी आपने जानी है। तो दीजिए इजाजत, हम फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में नए विषय के साथ, ज्वलंत मुद्दों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।